था, फिर शॉप बंद करने वाला था। तभी वो कस्टमर खाना खाकर उठा, लेकिन 2 कदम चलते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं घबरा गया और तुरंत स्टाफ के साथ मिलकर उसे सबसे नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। जब उसके फैमिली मेंबर्स आ गए और मैंने पूरी बात समझा दी, तब मैं स्टाफ से अलग होकर घर लौटने लगा। लेकिन जैसे ही मुड़ा, वहीं का वहीं रुक गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का बचपन का दोस्त बिना किसी झिझक के सबके सामने उसे आधा गले लगाए हुए गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। वो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करने आई थी और उसका बचपन का दोस्त यहाँ क्यों था, पता नहीं क्यों। मैं चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर तक उनका पीछा करता रहा। तभी हवा के साथ उस आदमी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तुम चिंता मत करो, ये बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। कानों में सिर्फ भनभनाहट रह गई। अचानक सारी बातें आपस में जुड़ गईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि पिछले जन्म में भी लगभग इसी समय उसने मुझसे डिवोर्स मांगा था। जो बात अब समझ नहीं आई थी, आज सब साफ हो गया। पिछले जन्म में उसने डिवोर्स इसलिए मांगा था क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी और जल्दी से उससे शादी करना चाहती थी। मेरे सीने में दबा हुआ दर्द अचानक फूट पड़ा। मुझे लगा था कि मैंने खुद को इस दिन के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन सच सामने आते ही ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे कैरेक्टर वाली इंसान शादी के रहते ऐसा काम कर सकती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मैं सीधा उनके सामने गया और ठंडे चेहरे से पूछा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? दोनों एकदम चौंक गए। वो आदमी तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सख्त आवाज में बोला, जो कहना है मुझसे कहो। पत्नी ने भौहें सिकोड़ ली, तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुझे देखकर सावधानी से बोली, पहले शांत हो जाओ। उसका सिर्फ इतना सा एक्शन मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गया। सचमुच पिछले कुछ समय से जो उसका प्यार और केयर मुझे मिल रहा था, वो सब सिर्फ दिखावा था। जब असली वक्त आया, उसके दिल में हमेशा किसी और की जगह थी। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं था और वो पहले से ही मुझसे बचाव करने लगी थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, पेशेंट के फैमिली मेंबर कौन है? आपकी रिपोर्ट यहीं छूट गई है। उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और बोली, मैं थोड़ी देर में लौटकर तुम्हें सब समझाऊंगी। इतना कहकर वो वापस अंदर चली गई। तभी वो आदमी मेरे सामने आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जीजा जी सॉरी। मैं भौहें सिकोड़कर उसकी बात समझ ही रहा था कि वो अचानक एक कदम पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, जीजा जी आपने मुझे क्यों धक्का दिया? अगले ही पल वो सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसके सिर से बहुत सारा खून बहने लगा। मेरी सांस जैसे रुक गई। तभी अगले ही पल पत्नी की गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। वो दौड़कर खून में पड़े गू शुहेंग को उठाने लगी और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। व्हाइट कोट पहने डॉक्टर बाहर आया और लंबी सांस लेकर बोला, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिमाग में ब्लड क्लॉट है, आगे ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना होगा। उसी समय अंदर से गू शुहेंग की आवाज भी सुनाई दी। मैं कॉरिडोर में खड़ा था। मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मेरा गला भर आया था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लेकिन सू मेंग्याओ मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो मुझे घूरते हुए बोली, शेन यीफेंग, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो। अभी शुहेंग जिस इंसान की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा था, वो मैं नहीं थी। उसका काफी समय पहले एक्सीडेंट की वजह से किसी और से बचा हो गया था और आगे उस बच्चे को हम दोनों मिलकर पालने वाले थे। लेकिन तुम्हारा दिल इतना निर्दयी कैसे हो सका है कि तुमने उसे सीधे सीढ़ियों से धक्का दे दिया? उसके सिर्फ 3 वाक्य मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरते रहे। मैंने मुठियां कस ली और दांत भींचकर फिर कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लेकिन चाहे मैं ये बात कितनी भी बार कहता, सू मेंग्याओ की आंखों में सिर्फ ठंडापन और अविश्वास था। तभी नर्स गू शुहेंग को वार्ड से बाहर लेकर आई। सू मेंग्याओ तुरंत उसके पीछे चल दी और उसने मुझे एक नजर तक देखना जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखों में जो ठंडापन और फैसला था, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूमता रहा कि आखिर मैंने उससे प्यार ही क्यों किया।